नमस्कार। अनअकैडमी लाइव एमपीपीएससी क्लासेस में मैं अरविंद सिंह सभी भावी अधिकारियों का सुबह 9 बजे की क्लास में जैसे स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश पीएससी 2020 मेंस की सीरीज के अंतर्गत हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे थे और आज का हमारा टॉपिक है पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय के कॉन्सेप्ट को मेंस की दृष्टि से कैसे समझा जाए, इस पर एक छोटी सी हम चर्चा करते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जब यूरेशिया की प्लेट से हमारी भारतीय प्लेट का कोलिजन हुआ, अभिसरण हुआ, तो इस अभिसरण के कारण हमारे हिमालय में दो मोड़ पड़े थे, एक पश्चिम दिशा में और एक पूर्व दिशा में। इन मोड़ों को सिंटेक्सियल बैंड कहा गया। इस हिसाब से हिमालय में दो सिंटेक्सियल बैंड है, एक पश्चिम दिशा में और एक पूर्व में। चूंकि ये मोड़ तब पड़े होंगे जब एक दूसरे प्लेट के बीच में संपीड़नात्मक बल अपनी चरम अवस्था में रहा होगा। तो जब किसी प्लेट का हम चौड़ाई कम करते हैं तो उसकी ऊंचाई स्वतः ही बढ़ जाएगी। जैसे ये प्लेट ले लो, अभी ये चौड़ी दिख रही है, इसकी चौड़ाई कम करो और कम करो और कम करो, तो जितना चौड़ाई हम कम करेंगे उतना ज़्यादा उसका ऊंचाई बढ़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे दबाव सर्वाधिक था, इसीलिए यहाँ पर ऊंचाई बढ़ना भी स्वाभाविक था। तो यहाँ पे चोटियों का निर्माण हुआ। पश्चिमी सिंटेक्सियल बैंड में पाकिस्तान की तरफ जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत चोटी का निर्माण हुआ और इसी प्रकार से पूर्वी सिंटेक्सियल बैंड पर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा चोटी का निर्माण हुआ था। जहां ये नामचा बरवा चोटी हमको दिख रही है, उसी चोटी के बाद हमारा हिमालय पूरब की ओर जाने की बजाय दक्षिण की ओर जाने लगा। और चूंकि नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में है, तो आप लोग मैप में जब जाकर देखोगे तो ये समझ में आएगा कि अरुणाचल प्रदेश तो भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, सेवन सिस्टर्स के अंतर्गत आता है। और अरुणाचल प्रदेश के नीचे है नागालैंड, उसके नीचे है मणिपुर और उसके नीचे है त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये जो तुमको मैप दिख रहा है स्पष्ट यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर मैं अरुणाचल प्रदेश को पार करके इधर की ओर जाता हूं तो मुझे यहाँ पर एक देश मिलेगा जिसका नाम होगा म्यांमार, जिसका प्राचीन नाम बर्मा हुआ करता था। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जो हमारा नामचा बरवा के बाद हिमालय था, जब वो दक्षिण की तरफ मूव कर रहा था, तो वह वास्तव में भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों और म्यांमार नामक देश के बीच से गुजर रहा था। हम लोगों ने अभी तक हिमालय में इतना तो सीख ही लिया है कि इन पर्वत श्रेणियों का नाम अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग हो सकता है। इसी कारण इस दक्षिण की ओर जाने वाली पर्वत श्रेणी को म्यांमार में अराकान योमा के नाम से बुलाया गया। वास्तव में अराकान योमा है क्या? वास्तव में अराकान योमा है तो वो हिमालय ही, वो भी कौन सा हिमालय जो नामचा बरवा चोटी के बाद दक्षिण की ओर विस्तार करने लगा। इसी प्रकार भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में इस दक्षिण की ओर जाने वाले हिमालय को पूर्वांचल हिमालय के नाम से पहचाना गया। चूंकि यह भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में है, इसीलिए उत्तर पूर्वी हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। हमारा क्लास भारत का भूगोल है, इसीलिए हम अराकान योमा पर ज्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। उसके बारे में वर्ल्ड भूगोल में हम लोग विश्व का जो भूगोल होगा उसमें हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में जो हमारा मुद्दा होगा वो केवल और केवल पूर्वांचल हिमालय होगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि पूर्वांचल हिमालय का क्या मतलब है। अब थोड़ा सा इस पे आगे चर्चा करते हैं। एक और आप बात समझना, ये जो पूर्वांचल या अराकान योमा है, यह दक्षिण की ओर जब विस्तार करके जाता है तो यह बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाता है और बंगाल की खाड़ी में यह छिन्न भिन्न द्वीपों के रूप में भी प्राप्त होगा। इन्हीं द्वीपों को हम अंडमान निकोबार के नाम से जानते हैं। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि अराकान योमा ही समुद्र में जाके अंडमान निकोबार बना। चलिए थोड़ा सा समझते हैं कि सर ये आपने जो डायग्राम बनाया है इसमें आपने काफी सारे नंबर लिखे हुए हैं, इनको हम कैसे कोरिलेट करें, हमारे कैसे काम के हैं। चलो देखते हैं। मैंने आपसे ये कहा कि पहले आप इस मैप को देखो, ये भारत का उत्तर पूर्वी राज्यों का मैप है। इसमें ये वाला जो मैंने बनाया है और मैंने सीमा रेखा भी निर्धारित की है, अगर आप लोग देखोगे तो क्वालिटी भी ठीक ठाक है, समझ में आ रहा है।
ये अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, उसके नीचे मणिपुर है, फिर मिजोरम है, बगल में त्रिपुरा है, ये छोटा सा मेघालय है, बड़ा सा असम बना है। और मैंने कई सारी पर्वत श्रेणियों को टुकड़ों में तोड़ा हुआ है। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हैं कि जब ये वाली चोटी का नाम हमको मालूम है कि इसका नाम है नामचा बरवा, तो नंबर पहले पे जो हमको पता चला वो क्या है, तो बोलोगे सर ये चोटी है नामचा बरवा। इसका फैक्ट यह होता है कि अगर पूछा जाए हिमालय की पूर्वी चोटी का नाम बताओ तो उत्तर निकलेगा नामचा बरवा, और किस राज्य में है तो उत्तर आएगा अरुणाचल प्रदेश में। इस नामचा बरवा के बाद जब हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ा तो सबसे पहले उसने अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश किया। अरुणाचल प्रदेश में जब वो प्रवेश कर रहा था तो वहां के क्षेत्रीय लोगों ने इसका नाम रखा पटकाई बूम। इसका मतलब ये समझ में आया कि पूर्वांचल हिमालय को अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न ये होगा कि सर पटकाई बूम श्रेणी का विस्तार क्या केवल अरुणाचल प्रदेश राज्य में है या कई अन्य राज्यों में भी इसका विस्तार हो सकता है? तो जवाब में आपका उत्तर ये आएगा कि वास्तव में पटकाई बूम का विस्तार 2 राज्यों में प्राप्त होता है, ऊपर अरुणाचल प्रदेश और नीचे नागालैंड। तो हमें ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नागालैंड जो राज्य है उसमें भी पटकाई बूम का विस्तार मिलता है। आप इसको दूसरे तरीके से समझिए। वास्तव में नागालैंड में पूर्वांचल हिमालय को नागा पहाड़ी कहा जाएगा। तो हमें ये निष्कर्ष निकल के आया कि जो पटकाई बूम है वो निरंतर अरुणाचल प्रदेश से चली आ रही है, और जैसे ही वो नागालैंड में पहुंचेगी तो उसने अपना नाम रख लिया नागा पहाड़ी, पर है तो वो पटकाई ही बूम। तो निष्कर्ष से निकलता है कि पटकाई बूम ही नागालैंड में नागा श्रेणी बनती है। इसीलिए नागा की जो सर्वोच्च चोटी है वही पटकाई बूम की भी सर्वोच्च चोटी होनी चाहिए। तो निष्कर्ष यहां से देखते हैं कि ये जो निकल रहा है ये है अरुणाचल प्रदेश, नीचे है हमारा नागालैंड, पर वास्तव में इसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होगा। नागालैंड में पहुंचने के बाद हमारी जो पूर्वांचल की पर्वत श्रेणी है वह फिर से टूट जाती है। तो इससे हमको ये सीख मिलती है कि पूर्वांचल हिमालय बहुत ज्यादा फ्रैक्चर्ड है, टूटा फूटा है। इसके पीछे का कारण है कि यह सैंडस्टोन, मडस्टोन, क्वार्टजाइट जैसे अवसादी चट्टानों से निर्मित हुआ है। यहाँ पर भूस्खलन की समस्या सर्वाधिक दिखाई देती है इन्हीं चट्टानों के परिणाम स्वरूप। दूसरा एक भूस्खलन का कारण ये भी है कि यहाँ सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है, जिससे अपक्षय और अपरदन रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा चट्टानों को कमजोर कर देते हैं। और एक और कारण यहाँ का ये है कि यह क्षेत्र झूम कृषि के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। झूम कृषि में वनों को काट के, जंगलों को काट के खेत बनाया जाता है और उस पर वहां के जनजाति लोग कृषि करते हैं। चलो मेंस के बच्चों से क्वेश्चन है, जीरो टिलेज फार्मिंग और झूम कृषि में क्या अंतर है? आप लोग उत्तर लिख के भेजेंगे हमें। चलिए आगे की क्लास में थोड़ा सा समझते हैं कि सर इतना तो समझ में आया कि ये पटकाई बूम है और इसका विस्तार हमें नागालैंड में मिलता है। पर अगर ऑप्शन में ये पूछा जाए कि पटकाई बूम की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो आप तो ये दिमाग में रख बैठे हो कि सर नागालैंड की चोटी ही पटकाई बूम की सबसे ऊंची चोटी है। तो सर नागालैंड की चोटी का नाम बता दो, हम उत्तर बता देंगे। तो मैंने कहा नागालैंड में तो हम लोगों ने 2 श्रेणियां बनाई हुई हैं, देखो। यानी नागालैंड में कुछ इस प्रकार से श्रेणियों का विभाजन है, 1 और फिर ये 2। तो जो नागालैंड में ऊपर वाली श्रेणी है इसका नाम है नागा श्रेणी। और नागा जो श्रेणी है वास्तव में यही पटकाई बूम है। और जो नीचे वाली श्रेणी है इसका नाम है कोहिमा श्रेणी। तो अब ये बात समझ में आई कि नागालैंड में पूर्वांचल की 2 भाग हैं, एक है नागा श्रेणी और एक है कोहिमा श्रेणी। और नागा के ऊपर हमको क्या मिल रहा है? तो आप बोलोगे नागा के ऊपर है पटकाई बूम। तो अब अगर हमें नागा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी मालूम चल जाए तो इसकी सर्वोच्च चोटी है सारामती। सारामती नागा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, कोहिमा की नहीं। सारामती नागा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है और यही हमारी पटकाई बूम की भी सर्वोच्च चोटी है। पर क्या एक पहाड़ी या पर्वत श्रेणी पर क्या केवल एक ही चोटी होती है? अन्य चोटियां भी होती हैं, अन्य चोटियां भी हैं। वास्तव में सारामती तो नागालैंड में स्थित है,
पर अगर पूछा जाए कि पटकाई भूमि की उस चोटी का नाम बताओ जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित हो, तो उसका नाम है काडफा चोटी। क्वेश्चन क्लियर करो। पटकाई भूमि की सबसे ऊंची चोटी सारामती, पटकाई भूमि की सबसे ऊंची चोटी जो अरुणाचल प्रदेश में है काडफा, नागा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी सारामती किस राज्य में है? खुद नागालैंड में। अब नागा के दक्षिण का विस्तार क्या कहलाता है? नागालैंड में नागा श्रेणी का ही दक्षिण विस्तार क्या कहलाएगा? कोहिमा। तो कोहिमा की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी? कोहिमा की सबसे ऊंची चोटी है जापवी। कोहिमा की सबसे छोटी कौन सी है? जापवी। तो इसका मतलब इस डायग्राम में हम लोगों ने जो नंबर डाले हैं वो नंबर कैसे कैसे इसमें फिलअप होंगे। चलिए, नंबर 1 में क्या था? नल्ली बोलो। तो बोलोगे सर ये है नामचा बरवा। चलिए, नंबर 2 बोलो काडफा। तो काडफा क्या है? चोटी है। किसकी चोटी है? पटकाई भूमि की। किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। चलिए, नंबर 3 बोलिए। तो आप बोलोगे नागा श्रेणी की चोटी है। नाम बोलो सारामती, 3826 मीटर। शायद आप लोग मैप में देखना, मोटा मोटा 3826 कुछ होगा, मेरे को याद नहीं है। कमाल की बात है कि सारामती पूर्वांचल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और यह नागालैंड में स्थित है और नागा श्रेणी की भी सबसे ऊंची चोटी है। पटकाई भूमि की भी सबसे ऊंची चोटी है। काफी चीजें क्लियर हुई होंगी। चलिए, 14 नंबर देख रहा, 4 नहीं 14 नंबर है। तो वास्तव में ये श्रेणी कौन सी है नागालैंड राज्य में? तो नागा श्रेणी का नागालैंड राज्य में विस्तार कोहिमा श्रेणी कहलाती है और इसकी सबसे चोटी है जापवी। तो जापवी चोटी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? कोहिमा श्रेणी की। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश की। चलिए, अब आप यहां पर देखें जरा मैप में कि सर आपने जो ये श्रेणी बनाई हुई है वो कुछ इस प्रकार से थी कि ये सर नागालैंड श्रेणी है, बिल्कुल सही। उसके नीचे एक छोटी श्रेणी है, कोहिमा श्रेणी है। कोहिमा के बाद मैंने 2 लाइनें खींची हैं, फिर अगली श्रेणी का नाम है मणिपुरी श्रेणी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर हमें ये नागा श्रेणी क्लियर है, कोहिमा श्रेणी क्लियर है, इस लाइन का नाम बताओ और नीचे है मणिपुर श्रेणी। ध्यान सुनना, इस लाइन का मतलब है घाटी है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नागालैंड और मणिपुर के बीच में, दोनों श्रेणियों के बीच में घाटी है जिसका नाम है ड्यूक घाटी। अब आपसे पूछा जाएगा कि ड्यूक घाटी किन 2 राज्यों के बीच में है? तो मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर और नागालैंड के बीच में। वास्तव में किस राज्य में है? तो नागालैंड में है। ड्यूक घाटी किन 2 श्रेणियों के बीच में है? तो मणिपुर प्लस कोहिमा श्रेणी के बीच में, जो कि मैप में स्पष्ट रूप से यहां दिख रही है। हम थोड़ा सा नीचे और जाते हैं। जैसे ही हम लोग नीचे पहुंचते हैं तो अब हमें कुछ कॉन्सेप्ट इस प्रकार से समझ में आएगा कि मान लो ये हमारी थी, अभी जो हमने श्रेणी पढ़ी इसका नाम नागा श्रेणी, नागालैंड में। उसके बाद जो हमने श्रेणी पढ़ी उसका नाम कोहिमा श्रेणी, ये भी नागालैंड में। और ये राज्य है हमारा नागालैंड। अब अगला राज्य जो शुरू हो रहा है वो है मणिपुर। अब मणिपुर में जो श्रेणियां हैं वो कुछ इस प्रकार से, एक श्रेणी मैंने ऐसे बनाई हुई है मणिपुर में और एक श्रेणी मैंने ऐसे बनाई हुई है मणिपुर में। तो मणिपुर में 2 श्रेणियां हैं। जो पश्चिम वाली है इसका नाम मणिपुर श्रेणी, जो पश्चिम में है इसका नाम है मणिपुर श्रेणी। और इस मणिपुर श्रेणी में जो नंबर 4 दिख रहा है यह है चोटी। चोटी का नाम है तेनीपू। आपसे पूछा जाएगा मणिपुर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो आप बोलेंगे, तो आप क्या बोलेंगे कि सर मणिपुर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है तेनीपू। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो दिख रही है पश्चिम वाली दूसरी श्रेणी ये रही, इसका नाम है लेमाटोल। इसका नाम क्या है? लेमाटोल। तो पूछा जाएगा लेमाटोल पहाड़ी या श्रेणी किस राज्य में है? तो उत्तर आएगा मणिपुर में। मणिपुर के पश्चिम में या पूर्व में? तो उत्तर आएगा पश्चिम में है। अब इन दोनों श्रेणियों के बीच में मैंने यहां पर देखो एक बिंदी बनाई हुई है। तो इस बिंदी को अगर मैं यहां पर शो करूं तो वास्तव में 2 पहाड़ियों के बीच में इस बिंदी का मतलब है ये झील है। ये क्या मैंने बनाई है? झील। इस झील का नाम है लोकटक झील।
क्या नाम रख दिया मैंने इसका? लोकटक झील। तो बताओ लोकटक झील किस राज्य में है? मणिपुर में। किन दो पहाड़ियों के बीच में? मणिपुर पहाड़ी प्लस लेमाटोल पहाड़ी के बीच में। लोकटक झील की विशेषता क्या है? इस लोकटक झील में एक घास पाई जाती है, फ्यूमडिस घास। उस घास का नाम है फ्यूमडिस घास। फ्यूमडिस घास पानी में तैरने वाली एक ऐसी घास है जो झीलों तालाबों में प्राप्त होने वाले अवसादी मृदा के अवशेष को अपने साथ ऐसे चिपका लेता है कि उसके समुच्च से वो पानी के ऊपर तैरती हुई जमीन का निर्माण करता है। बड़े बड़े चट्टान चीटे टाइप के बड़े बड़े जो थाल के परात होते हैं ना, ऐसे गोल 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 मिट्टी के छोटे छोटे द्वीप बनाती है वो मिट्टी को पकड़कर फ्यूमडिस घास। और इन्हीं द्वीपों के संलग्न से एक बड़ा सा क्षेत्र बनता है जो पानी के ऊपर तैरता हुआ महसूस होता है। अब इसी तैरती हुई जमीन के ऊपर जानवरों का निवास हो गया, तो सरकार ने यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान बना दिया और उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है केबुल लामजाओ। इसीलिए भारत का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ। किस राज्य में है? मणिपुर राज्य में है। किन पहाड़ियों के बीच में है? तो मणिपुर प्लस लेमाटोल पहाड़ियों के बीच में है। इस तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता यह है, इसमें डांसिंग डियर पाया जाता है। मतलब वो जब घास खाता है तो अपने पैर ऊपर नीचे करता है, ऐसा लगता है जैसे वो नाच रहा हो। उसे संघाई डियर भी कहते हैं, उसका वैज्ञानिक नाम है संघाई डियर। तो मैं ये मानता हूं कि आपको ये चीजें बहुत सही समझ में आई होंगी कि वास्तव में लोकटक झील कहाँ है। आप मैप देख के बताओगे तो ये जो हिस्सा तुमको दिख रहा है ये ड्यू घाटी है, तो ड्यू घाटी के दक्षिण में लोकटक झील है। अब यहां से कहानी में क्या ट्विस्ट आ रहा है वो समझना आप, कि ये जो तुमने ये कॉन्सेप्ट जो समझा है, इस कॉन्सेप्ट में एक समस्या ये आएगी कि सर देखिए यहां पे ये मैंने राज्य बनाया उत्तर पूर्व, यहां से मैंने श्रेणियां बनाई थी। ये कौन सी श्रेणी थी? पटकाई-पुर। फिर मैंने बनाई नागा श्रेणी, फिर मैंने बनाई कोहिमा श्रेणी, उसके नीचे मैंने बना दी मणिपुर श्रेणी। यहां तक दिख रहा है आपको? अब ये जो तुमको कोहिमा श्रेणी दिख रही है, यहाँ पे बीच में घाटी आ गई, इसका मतलब गड्ढा आ गया, मतलब ब्रेक हो गया ये। तो ऊपर से जब नीचे तक आते हैं ड्यू घाटी तक, तो वास्तव में यहाँ पर एक थ्रस्ट, एक फॉल्ट बनता है। उस फॉल्ट का नाम है नागा थ्रस्ट। अब मुझे को एक बात बताओ, नागा थ्रस्ट कितने राज्यों में है? अरुणाचल प्रदेश से शुरू हुआ, नागालैंड गया और मणिपुर की ड्यू घाटी तक एक भ्रंश के रूप में प्राप्त होता है। वास्तव में यह है कॉन्वेक्स स्लोप के पास, ये जो पूर्वांचल हिमालय उसका जो पश्चिमी कॉन्वेक्स स्लोप है उसके पास यह एक फ्रंट आर्क ट्रफ के रूप में प्राप्त हो रहा है, जो संपीड़नात्मक बल का परिणाम रहा था। तो वो अलग से स्पष्ट रूप से ये भ्रंश हमको दिखाई दे रहा है फॉल्ट के रूप में। हमने नाम क्या रख दिया इसका? नागा ट्रफ। अभी नागा ट्रफ के बाद जो मणिपुर की पहाड़ी है, यह पश्चिम की ओर यहां से एक पहाड़ी निकलती है मणिपुर से, और इस पहाड़ी का विस्तार 3 राज्यों में है, असम, मणिपुर और नागालैंड। यह ट्राई जंक्शन उस क्षेत्र का है जहां ड्यू घाटी प्राप्त हो रही थी और नागा फॉल्ट आके यहां पे खत्म हो रहा था। उस ट्राई जंक्शन वाली पहाड़ी को हमने नाम दिया बहराइच। वास्तव में बहराइच क्या है? बहराइच हिमालय की या पूर्वांचल की वह पर्वत श्रेणी है जो नागा श्रेणी को मणिपुर श्रेणी से अलग करती है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को बराक नदी तंत्र से अलग करती है और श्रेणी का नाम है बहराइच। तो ये देखिए मैंने यहां पर बनाई हुई है, ये रही बहराइच श्रेणी। तो ये है तुम्हारा असम, नीचे है मणिपुर और ऊपर है तुम्हारा नागालैंड। तो ये 3 राज्यों में फैली हुई है, नाम है इसका बहराइच। बहराइच में जब हम जाते हैं तो इसकी सबसे ऊंची चोटी हमको प्राप्त होती है और सबसे ऊंची चोटी का नाम है दमचुको। सबसे चोटी का नाम क्या है? दमचुको बहराइच की और रेगमा की सबसे ऊंची चोटी है, दोनों की। जबकि जो मिकिर है उसकी सबसे ऊंची चोटी होगी
हम प्लोपेट। अब कंफ्यूजन नहीं होना है, हम लोग मणिपुर तक आए, मणिपुर में नागा फ्रंट के बाद, नागा थ्रस्ट के बाद हमें एक पश्चिम की ओर, पूरब की ओर या वापस से पश्चिम की ओर जाती हुई एक पहाड़ी मिली, उसका नाम बहराइच रखा। यह बहराइच 3 राज्यों में है, असम, मणिपुर, नागालैंड। सबसे ऊंची चोटी का नाम है दमचोको। इसके ऊपर जाते हैं तो मिलती है रेंगमा, 2 राज्यों में है, असम और नागालैंड। इसकी भी सबसे ऊंची चोटी का नाम दमचोको। इसके ऊपर जाते हैं तो मिलती है मिकिर, पूरी तरह से असम राज्य में है, जो यहाँ पर दिख रही होगी साहब। तो ये है मिकिर, उसके नीचे ये है रेंगमा, उसके नीचे ये है बहराइच। बहराइच 3 राज्यों में, रेंगमा 2 राज्यों में, मिकिर 1 राज्य में। मिकिर की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो बोलोगे हम्प्लोपेट। अगर ऑप्शन में दमचुको आता है तो ऑप्शन में दमचुको ही लगा के आएंगे आप लोग। यहां तक मेरे को लग रहा है आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम लोग मणिपुर के नीचे जाते हैं तो मणिपुर के नीचे जाने पर हमको अगली श्रेणी मिलती है मिजोरम राज्य में, और इसका नाम है मीजो श्रेणी। तो मीजो श्रेणी कहां पर है? मिजोरम राज्य में। इसको लुसाई श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। किस श्रेणी को लुसाई श्रेणी के नाम से जाना जाता है? तो बोलोगे मीजो श्रेणी। पर मीजो श्रेणी के साथ भी एक कमाल की बात है। क्या है वो समझना आप, कि मान के चलना ये हमारी मीजो श्रेणी है, और इधर जो देश है उसका नाम म्यांमार है, और इधर जो राज्य है यहां पर ये है त्रिपुरा। ये क्या है हमारा? त्रिपुरा। और इधर जो देश है ये है तुम्हारा म्यांमार। मान के चलना, थोड़ा बहुत समझना। तो इस मीजो श्रेणी का एक विस्तार त्रिपुरा राज्य में हुआ है, और इस मीजो श्रेणी का एक विस्तार म्यांमार राज्य में हुआ है, और मीजो श्रेणी का विस्तार मिजोरम में तो हुआ ही हुआ है। तो मीजो श्रेणी को मिजोरम में लुसाई के नाम से जानते हैं। तो बताओ लुसाई श्रेणी कहां पर है? तो बोलोगे मिजोरम में। अब इसी लुसाई का विस्तार होगा अगर त्रिपुरा में, तो नाम पड़ेगा जम्पुई। जम्पुई श्रेणी क्या है? तो कुछ बोलोगे जम्पुई श्रेणी कुछ नहीं है, जो हमारी मिजोरम श्रेणी है उसी का त्रिपुरा में विस्तार जम्पुई कहलाया। ऐसे ही मिजोरम का विस्तार अगर म्यांमार में हो जाए तो उसे चिन श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिन श्रेणी। ध्यान से सुनना, चिन श्रेणी अराकान योमा से अलग है, या मैं ये कहूं कि है मीजो श्रेणी को अराकान योमा से जोड़ने का एक पुल है। तो अब पूछा जाएगा, ये तो समझ में आया कि लुसाई क्या है, जम्पुई क्या है, चिन श्रेणी क्या है। अब प्रश्न, लुसाई की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो लुसाई की सबसे ऊंची चोटी का नाम है पावनपुई। अब सर पावनपुई क्या है? तो आगे क्षेत्रीय भाषा के नाम से इसको पावनपुई जानते हैं, लेकिन जब इंडिया में ब्रिटिश सर्वे करने लोग आए तो उन्होंने इसका नाम रखा ब्लू माउंट। तो वास्तव में अगर ऑप्शन में ऐसे आ जाए कि लुसाई श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी और ब्लू माउंट की जगह पावनपुई लिख दें तो आप छोड़ के आ सकते हो। इसलिए दोनों नाम याद रखना है, पावनपुई या ब्लू माउंट, दोनों ही एक ही नाम है, और यह लुसाई या मीजो की सबसे ऊंची चोटी है। पर प्रश्न अब अगला कि सर ये बताइए, जो जम्पुई आपने श्रेणी बताई है तो इसकी भी सबसे ऊंची चोटी होगी त्रिपुरा में? बिल्कुल, थदाईवार। थदाईवार चोटी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो आपको क्लियर हुआ, अरे सर थदाईवार सबसे ऊंची चोटी है जम्पुई की। और जम्पुई क्या है? जम्पुई त्रिपुरा में है, जो विस्तार है मिजोरम का। सर थदाईवार का कोई दूसरा नाम है? जी हाँ, थदाईवार का नाम है बैटलिंग सिप। थदाई का दूसरा नाम है बैटलिंग सिप। बैटलिंग सिप चोटी किस राज्य में है? मणिपुर में। किस श्रेणी पर है? जम्पुई श्रेणी पर। किसका भाग है? मीजो का भाग है। अच्छा इधर आ जाओ, ये आपको दिख रही होगी चिन श्रेणी। तो सर चिन श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट विक्टोरिया। माउंट विक्टोरिया चिन श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, और यह म्यांमार देश में स्थित है। तो हमें इतना तो समझ में आया कि सर मिजोरम के बारे में अगर कोई चीज आती है तो हम उसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। अब अगले बढ़ते हैं कि सर ये विस्तार आपने बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि ये है हमारी मिजोरम श्रेणी, और ये देखो त्रिपुरा में गई है। यहाँ पे हमने चोटी का नाम भी बता दिया है,
ये देखिए सीन सीढ़ी है, चोटी का नाम भी हम लोगों ने कर लिया है। यहाँ पर आइए त्रिपुरा में, अब त्रिपुरा की पहाड़ियां प्राप्त होंगी हमको। तो जो हमारी त्रिपुरा की पहाड़ियां हैं उनका भी एक सीक्वेंस है जो हमें समझना होगा। तो हमें जब समझने के लिए हम आते हैं इसमें, तो ध्यान से सुनो। त्रिपुरा की जो पहाड़ियां हैं वो उत्तर से दक्षिण अनुदैर्घ्य घाटी के रूप में विस्तरित हैं। सबसे ऊपर में जो मैंने बनाई हुई है, यहाँ पे दिख रही है लाइन आपको, इसका नाम है देवथामुरा। अब पूछा जाएगा देवथामुरा क्या है, तो बोलोगे मणिपुर सॉरी त्रिपुरा पहाड़ियों की सबसे उत्तरतम पहाड़ी है, अनुदैर्घ्य घाटी के रूप में प्राप्त होती है और यह पश्चिम से पूर्व जाते समय अपनी ऊंचाई कम करती जाती है और बाद में जाकर यह मिल जाती है गंगा ब्रह्मपुत्र के जो पूर्वी मैदान है उस क्षेत्र में जाकर, जहां पर हम कहते हैं सिलहट का ट्रफ, वहां पे जाके खत्म हो जाएंगे। तो सबसे उत्तर वाली का नाम क्या रख दिया हमने, ओहो सर, देवथरमुरा। उसके नीचे वाली दूसरी नाम है आर्थरमुरा, अराथरामुरा। ये भी किससे संबंधित है, तो बोलोगे सर ये भी तो त्रिपुरा संबंधित है। उसके नीचे वाली श्रेणी का नाम क्या है, तो इसका नाम है लॉन्ग तराई। क्या नाम है तीसरी वाली का, लॉन्ग तराई। और लास्ट में जो है उसका नाम क्या है, तो है सखान लॉन्ग। लास्ट वाली श्रेणी का नाम क्या है, सखान लॉन्ग, टी साइलेंट है इसमें। तो इस प्रकार से 4 अनुदैर्घ्य घाटियों के रूप में विभाजित उत्तर दक्षिण त्रिपुरा की पहाड़ियों का यह क्रम है, जिनकी ऊंचाई पूरब से पश्चिम की ओर जाते समय खत्म हो जाती है और तिलहट के ट्रफ में जाके खत्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएगी, जो ब्रह्मपुत्र और यमुना का पूर्वी मैदान है। यहाँ तक मेरे को लग रहा है आपको मोटा मोटा समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं, तो हमको यहाँ पर बहराइच, रेंगमा और मिकिर एकदम क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं। ये देखिए हमने पहले ही पढ़ लिया था, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। इसमें सबसे बड़ी कौन सी हमारी, मिसमी। सबसे ऊंची भी कौन सी हमारी, मिसमी। और यहां से लेकर हम लोगों ने ये वाली क्लास पूरी कंप्लीट कर ली। अब ये वाला हिस्सा रह गया मेघालय का। मेघालय के अंतर्गत 3 श्रेणियां आती हैं, गारो, खासी, जैंतिया। सबसे पश्चिम में गारो, फिर मध्य में खासी, पूर्व में जैंतिया। आप ध्यान से सुनना, गारो, खासी, जैंतिया मेघालय का पठार का हिस्सा है, हिमालय का नहीं। अगर ऑप्शन में आता है निम्न में से कौन हिमालय का हिस्सा नहीं है, डफला है, लुसाई है, नागा है, गारो नहीं है। गारो मेघालय के पठार का हिस्सा है, हमको इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियों की विशेषता यह है कि यह कीपानुकार फनल शेप में बनी हुई है। परिणाम स्वरूप यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून की धाराएं या शाखाएं आकर इस तरह से उलझ जाती हैं कि उन्हें निकलने में काफी समय लगता है। यही कारण है कि इस मेघालय के पठार पर स्थित चेरापूंजी और मौसिनराम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। चलो थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। ये जो तुमको दिख रहा है गारो, गारो के ऊपर सबसे ऊंची चोटी स्थित है नौकरैक। तो उत्तर भी होता है मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम, तो उत्तर आएगा नौकरैक। मध्य वाली का नाम है खासी। खासी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है लमसीलोंग। क्या नाम है, खासी की सबसे चोटी का नाम है लमसीलोंग, लमसीलोंग। और जो जैंतिया है उसकी सबसे चोटी का नाम है मरंगसी। तो इस प्रकार से गारो की सबसे छोटी नौकरैक, खासी की सबसे छोटी लमसीलोंग और जैंतिया की सबसे छोटी मरंगसी। जो खासी श्रेणी है उसके ऊपर चेरापूंजी और मौसिनराम स्थित है। हाल ही में चेरापूंजी का नाम बदल के सोहरा रखा गया है। यह दुनिया का सबसे वेटेस्ट माने गीला स्थान है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है। कारण क्योंकि ये पहाड़ियां फनल से कीपाकार आकृति में बसी हुई हैं। खासी, गारो, जैंतिया में सबसे लंबी श्रेणी है खासी। इसे सीलोंग श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। अभी हाल ही में मेघालय पठार से संबंधित आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट मालूम होगा, मेघालयन युग। क्या होता है मेघालयन युग? तो वास्तव में एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता है जिसके अंतर्गत समय को कई भागों में बांटा गया है। जैसे हमारे होते हैं साल, महीने, हफ्ते, दिन। ऐसे ही पृथ्वी का जो कैलेंडर है वो चलता है। उसका सबसे बड़ा जो समय का इकाई है हमारी दृष्टि से, मानव की दृष्टि से, उसे हम लोग क्रॉन कहते हैं। उससे छोटा एरा होता है, फिर उससे छोटा पीरियड होता है, फिर एक इपोक होता है। इस प्रकार से उसका डिवीजन हुआ हो। तो ऐसे ही अगर मैं आपको एक ब्रीफ दृष्टि से समझाऊं कि ये मेघालयन युग क्या है,
तो आप समझना थोड़ा सा कि समय सारणी में जो क्रोन है वो दो भागों में बांटे गए। एक है जोइक, सॉरी अजोइक, और एक है जोइक। अजोइक का मतलब ऐसा समय काल जिसमें जीवाश्म की प्राप्ति ना हो। फिर इस समय काल को दो भागों में बांटा गया। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, बस सुना रहा हूँ क्योंकि मुझे मेघालय युग पढ़ाना है। मैं समय काल नहीं पढ़ा रहा हूँ, बाद में देख लेंगे इसको। तो अजोइक के दो भाग हैं, आर्कियोजोइक और प्रोटेरोजोइक। इन दोनों को मिला के प्री कैम्ब्रियन कहा जाता है। यह समय काल का सबसे लंबा समय काल है, जिसे इयोन्स कहते हैं। अब हम जोइक में आते हैं तो जोइक के कई सारे इरा हैं। इसमें पहला है पेलियोजोइक, दूसरा है मेसोजोइक, तीसरा है सेनोजोइक। अब ये जो पेलियोजोइक है इसके अंदर भी कई सारे तुम्हारे पीरियड हैं, जैसे कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनीफेरस। इसके भी दो पार्ट हैं, मिसिसिपियन और पेंसिलियन। फिर उसके नीचे है तुम्हारा पर्मियन। तो इस प्रकार से पेलियोजोइक खत्म हो गया। पेलियोजोइक खत्म होते ही मेसोजोइक शुरू होगा। मेसोजोइक में तीन पीरियड आते हैं, पहला ट्रियासिक, दूसरा जोरासिक, तीसरा क्रेटासियस। इसी क्रेटासियस में मालवा का पठार बना था। जैसे ही क्रेटासियस खत्म होता है तो हमारा सेनोजोइक आता है। सेनोजोइक के दो डिवीजन होते हैं, पहला टर्सरी, दूसरा क्वार्टनरी। टर्सरी के अंतर्गत आता है प्लियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लियोसिन। इसमें हिमालय का निर्माण चल रहा था। जैसे ही यह खत्म होता है तो क्वार्टरी में आता है प्लिस्टोसिन और लास्ट में आता है होलोसिन। तो जो होलोसिन है उसमें हम लोगों का जन्म हुआ इंसानों का। और होलोसिन की जो उम्र है वो आज से लगभग 11,700 वर्ष पूर्व स्टार्ट हो गया था होलोसिन। वैज्ञानिकों ने हाल ही में ये बताया है कि जो हमारा होलोसिन है, यह होलोसिन वास्तव में तीन भागों में डिवाइड था। अगर इसको मैं होलोसिन को ऐसा लंबा मान लूं तो इसके तीन टुकड़े होंगे। जो प्रारंभिक अवस्था है इसे कहते हैं ग्रीनलैंडियन। यह ग्रीनलैंडियन समय के रूप में जाना गया। तो होलोसिन की पहली अवस्था क्या कहलाई? ग्रीनलैंडियन। होलोसिन की जो दूसरी अवस्था है वो कहलाई नॉर्थ ग्रिपियन। और जो सबसे अंतिम अवस्था है ये कहलाई मेघालयन युग। इसका मतलब है हम लोग सेनोजोइक के क्वार्टरी में होलोसिन के अंतर्गत मेघालयन युग में जी रहे हैं। अभी मेघालयन युग चल रहा है जियोग्राफी के अंतर्गत। मेघालयन युग क्यों चर्चा में आया? एक मेघालय राज्य में गारो जो पहाड़ी है वहां पे एक गुफा है सीजो। उसी के आसपास एक और गुफा मिली मॉबलुंग। गुफा का नाम फिर से सुनो, मॉबलुंग। उस मॉबलुंग गुफा के अंतर्गत कास्ट प्रदेश, चूने पत्थर के प्रदेश प्राप्त होते हैं। वहां पे चूने पत्थर की या चूने की बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं हैं। चूने की गुफाओं में जो जमीन पर ऐसे शंकर भगवान के लिंग के नुमा जो नुकीले स्थलाकृतियां बनी होती हैं उन्हें स्टेलैग्माइट कहते हैं। और जो छतों पर इसको उल्टे ऐसे टंगे रहते हैं उसे स्टेलैक्टाइट कहते हैं। तो ये स्टेलैग्माइट, स्टेलैक्टाइट को देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला गया कि मेघालय युग के दौर प्रारंभ में 200 वर्षों तक सूखा पड़ा। स्टार्टिंग हुआ जैसे ही मेघालय युग, जैसे होलोसीन के अंतर्गत ये जो ग्रीनलैंडियन शुरू हुआ था ना, तब भारत जो बर्फ के युग में ढका था उससे बाहर आया। और जो मेघालयन युग है इसके स्टार्ट होते ही सूखा पड़ना शुरू हो गया। और इसके पीछे कारण ये बताया जाता है तो जो हड़प्पा है, मेसोपोटामिया है, इजिप्ट है, जो इतनी बड़ी चीन इत्यादि की सभ्यताएं थी वो मेघालय युग के प्रारंभ में इसीलिए समाप्त हो गई क्योंकि सूखा पड़ा था 200 साल का। इसलिए मेघालयन युग चर्चा में आया। इसको ढूंढा किसने था? IUGN ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल सोसाइटीज ने। चाइना में इसका मुख्यालय है और इसने ये बहुत बड़ा काम किया था जिससे हमारा अब हिमालय या मेघालय फिर से वापस से चर्चा में आ गया। तो ये है हमारा छोटा सा मेघालयन युग। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये उत्तर पूर्वी हिमालय का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवीजन मार देता हूँ, जल्दी जल्दी से देखते हैं क्या हो जाएगा। नामचा पर्वत सबसे पूर्वी चोटी है, ये तुम्हारा है पटकाई भूम, उसके नीचे नागा श्रेणी, उसके नीचे कोहिमा श्रेणी, उसके नीचे है तुम्हारी ड्यूक घाटी, उसके नीचे है मणिपुर श्रेणी, उसके नीचे है मिजो श्रेणी। मिजो श्रेणी का पश्चिमतम विस्तार जम्पुई श्रेणी, ये वाला विस्तार चिन श्रेणी, ये है त्रिपुरा के भाग, ये है गारो खासी जयंतिया, बहराइच, रेंगमा, मिकिर।
और आप लोग वापस से वीडियो एक बार अगर ना समझ में आए तो देख लीजिए। कोई भी डाउट हो कमेंट में बोलिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, या अम, देख लेना जैसा तैसा हो। स्वस्थ रहिए, ख्याल रखिए, दूसरों की मदद कीजिए और अच्छा पढ़िए, अच्छा सोचिए। हम सफल जरूर होंगे। जय हिंद, जय भारत।